So, a very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 साइंस NCERT तक के लेक्चर देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है। तो जैसा कि इस चैप्टर के बारे में आप जान रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अलग अलग सेल्स जो उनकी स्पेशलाइज हो जाती है वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरा ह्यूमन बनता है। तो हमने बात किया था कि हमारी बॉडी में 4 तरीके के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो अब तक जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में अब हम जानते हैं कि वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह भी काम करता है। वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो हमें बहुत सारे बैक्टीरियल या ऐसे पैथोजेनिक इन्वेजन से बचा लेता है। फिर हमने बात किया था इसके मेजर फंक्शंस के बारे में। सेकेंड हमने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। बहुत ही एलेबोरेटली हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू को। हमने इस चार्ट से जानने की कोशिश की, समझ लिया हमने कि किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। तो प्रॉपर में आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज में हम बात करते हैं एरियोलर एंड एडिपोज। एडिपोज फैट सेल्स, एरियोलर स्किन के नीचे होता है। ये दोनों तरीके का कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया था, जिसमें हमने पढ़ा था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में। टेंडन्स जो होती हैं किस तरीके से कनेक्ट करती है मसल से बोन को, और बोन टू बोन कनेक्शन होता है लिगामेंट के द्वारा। फिर हमने सपोर्टिव टिश्यू के बारे में बात किया, विच इज़ बोन एंड कार्टिलेजेस। फिर हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ ब्लड, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। हमने बात किया कि क्यों RBCs का शेप वैसा होता है, क्यों RBCs के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों RBCs के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। हमने ये भी बात किया कि ये तीनों तरीके की सेल कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, इन तीनों को कंपेयर किया। हमने RBC के साइकिल को समझा, किस तरीके से क्यों पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स पे रहने वाले लोगों के। तो हमने इस लॉजिक को भी समझा। फैक्चुअल चीज़ें आपको हर किताब में मिल जाएंगी, लेकिन आपको उससे जुड़े हुए लॉजिक जो होते हैं हमने उसमें उनको समझने की कोशिश की है इस चैप्टर के माध्यम से। फिर हमने प्लेटलेट्स के बारे में बात किया, WBCs के बारे में बात किया। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टेम सेल्स, और जो नेक्स्ट 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ रह गए हैं विच इज़ मस्कुलर एंड न्यूरल, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं पहले आप ये समझिए। देखिए, स्टेम सेल्स से अगर आप समझते हैं तो स्टेम सेल्स एक इस तरीके की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो अपने आप को किसी भी फॉर्म में बदल सकती है, या आप यूँ समझ सकते हैं कि स्टेम सेल्स वो स्पेशल सेल्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि किसी भी तरीके की सेल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो जितनी भी तरीके की हमारी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, 2 तरीके की सेल्स होती है, एक स्टेम सेल्स हो सकती है और दूसरी नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स जो होती हैं जो एक बार बन गई वो दूसरे तरीके के सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट सेल जो स्टेम सेल्स हैं उससे किसी भी तरीके की सेल्स का प्रोडक्शन हो सकता है। तो उन्हीं स्टेम सेल्स में से एक तरीके की स्टेम सेल्स हैं, इनको हीमोपोएटिक सेल्स कहा जाता है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, हीम का मतलब होता है ब्लड। देखिए, साइंस जो होती है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें जो वर्ड होते हैं उसी के अंदर आंसर छुपा होता है, उस टर्म के अंदर ही आंसर छुपा होता है। हीमोपोएटिक, हिमेटोपोएटिक, हिमेटोपोएटिक। तो हिमेटो मीन्स ब्लड, पोएटिक मीन्स जेनेसिस। तो हिमेटोपोएटिक मीन्स हीमोपोएटिक भी बोल सकते हैं, हिमेटोपोएटिक भी। ओके, तो हिमेटोपोएटिक वर्ड लिखा है यहाँ पर। हिमेटोपोएटिक से पता ही चल रहा है आपको, जो ब्लड सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स है वो स्टेम सेल्स जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो जितनी भी हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन प्रीकर्सर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जो भी सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जो भी प्रोड्यूस हो रही है उन सब की प्रिकर्सर किससे बनी है, वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है उन्हीं से ही वो सारी तरीके की सेल्स बन रही हैं। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या हैं, विच आर फाउंड इन बोन मैरो। जो बोन मैरो में हमें हिमेटोपोएटिक सेल्स मिल रही हैं वही जाके लिम्फ और स्प्लीन में चली जाती हैं, जिससे प्लेटलेट्स बन जाती है, WBCs बन जाती हैं। वही होती हैं जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है, वही जो होती है RBCs का फॉर्मेशन करती है।
तो स्टेम सेल से आप जो ये समझने की कोशिश करिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि स्टेम सेल्स क्या प्रॉब्लम है, ये वाला स्टेम सेल्स वो स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं, वो हमारे को जनरली कहाँ मिल रही है, वो बोन मैरो में मिलती है, या फिर जब फीटस का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे, एम्ब्रियो जब बन रहा होता है उस टाइम पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर बॉडी में हमेशा स्टेम सेल्स अगर आपको देखनी है तो बोन मैरो में, दांत के अंदर जो पल्प होता है उसके अंदर भी स्टेम सेल्स रहती है। तो इस तरीके की जो सेल्स है वो किसी भी सेल्स में बदल सकती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी स्टेम सेल होगी विच आर फाउंड इन बोन मैरो, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो ब्लड बना रही है वो वाली स्टेम सेल्स, उसमें से जब वो डिवाइड होती है तो उसमें से एक सेल क्या करेगी, एक सेल बन जाएगी, एक डॉटर सेल रिमेन्स हिमेटोपोइटिक। मान लीजिए ये सेल है, हिमेटोपोइटिक सेल है, ये स्टेम सेल है ना, इसका डिवीजन हुआ, एक सेल बन गई, मान लीजिए आरबीसी वाली सेल बन गई, दूसरी सेल जो होगी वो स्टेम सेल बनेगी, क्योंकि स्टेम सेल को अपने आप को भी तो बचा के रखना है। अगर उसका कुछ डिवीजन होके दोनों सारी की सारी दूसरी सेल बन गई स्पेशलाइज सेल, तो स्टेम सेल कहाँ बचेगी, तो उसमें से क्या होता है, एक डॉटर सेल रिमेन्स एज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, दूसरी जो है गोज टू बिकम अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल। वो माइलॉइड स्टेम सेल भी बन सकती है, लिम्फॉइड स्टेम सेल भी बन सकती है। माइलॉइड जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होगा, लिम्फॉइड जिससे लिम्फ का फॉर्मेशन होगा। टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, जितना आपको ग्रैब कर पा रहे हैं आप उतना ग्रैब करने की कोशिश करें। जो चीज़ें परप्लेक्स कर रही हैं, आपके माइंड को कंफ्यूज कर रही है, उनको आप सिर्फ सुन लीजिए ऑन माय इंसिस्टेंस। सुन के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हैं। अगर आप सुन भी रहे हैं मेरी बात, माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल दो तरीके की बन गई। जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल थी उनका डिवीजन हुआ दो तरीके की सेल में, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। माइलॉइड और लिम्फॉइड से क्या मतलब है, माइलॉइड स्टेम सेल से बन गई प्लेटलेट्स मेगाकैरियोब्लास्ट के फॉर्म में, और बन गई क्या, आरबीसीज और कुछ डब्ल्यूबीसी फ्यू, कुछ डब्ल्यूबीसी, बेसिनोफिल, एओसिनोफिल। ये लिम्फॉइड वाली चली गई, लिम्फॉइड स्टेम सेल जो थी उसमें लिम्फोब्लास्ट बन गई, वो उससे कुछ और डब्ल्यूबीसी बन गई। तो इस तरीके से क्या होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उनकी, जिससे कि वो इनमें से कोई भी सेल बना सकती है। स्टेम सेल का मतलब ही ये होता है, वो स्पेशल तरीके की सेल्स होती है हमारे बॉडी में, जिससे कि सारी तरीके की हमारी सेल्स बनी है, राइट। तो ये थी स्टेम सेल्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू के बारे में। चार तरीके के टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी हमने क्या खत्म किया है, कनेक्टिव टिश्यू लास्ट क्लास में। अब हम दो अलग और टिश्यूज पढ़ेंगे, वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड अदर इज न्यूरल टिश्यू। तो अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, मसल्स। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मसल्स। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर तीन तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड, हमारे दिल से रिलेटेड, कार्डियक। अब ये दिल जो है ये हमारा बायो वाला दिल है, ये दिल जो है हमारा आर्ट्स वाला दिल नहीं है, ये बायोलॉजी वाला दिल है, मेडिसिन वाला दिल है, ये कार्डियक मसल, उसके अंदर कार्डियक मसल्स होती है। तो दिल जो है हमारा नॉन स्टॉप धड़कता रहता है। जो मसल्स, जो स्पेशल तरीके की मसल्स होती हैं, जो हमेशा नॉन स्टॉप, जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, जब से हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हुआ था, जब फीटस थे एम्ब्रियो के फॉर्म में, जब हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहले हार्ट बना था हमारी मदर के वूम के अंदर, उस टाइम से लेके वो दिल धड़कना शुरू होता है। और कब तक धड़कता रहता है, जब तक हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं तब तक हमारा दिल धड़कता रहता है। तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जिनका, जो कभी भी नहीं थकती, ऐसी मसल्स जो कभी भी नहीं थकती, वो नॉन स्टॉप काम करती हैं। जब से वो बनी हैं, जब से उनका ओरिजिन हुआ, तब से उस मनुष्य का अंत हो जाता है, तब तक वो नॉन स्टॉप काम करती हैं, वो है कार्डियक मसल स्पेशल, ये पूरे टाइम काम करेंगी। फिर अलग दो तरीके की मसल कौन सी है, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, स्केलेटन से उसका समझने की कोशिश करिए। स्केलेटन क्या होता है, हमारे हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन से रिलेटेड है, हड्डियों के ढांचे से रिलेटेड। हड्डियों का ढांचा मूवमेंट में हेल्प करता है, तो जो हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही है स्केलेटल मसल्स कौन सी हैं, वो मसल जो हमारे हड्डियों के ढांचे के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी हमने बात की थी ना, हमने किसके बारे में बात की थी, टेंडन्स के बारे में बात की थी। क्या थी टेंडन्स, हमारी मसल्स को हमारी बोन्स के साथ जोड़ती हैं, वो थी टेंडन्स। वो कौन सी मसल्स को जोड़ रही है, स्केलेटल मसल्स को जोड़ रही है।
वो मसल जिसको आप जिम में जाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये वाली मसल जिनसे हम काम करते हैं, वो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स वो होती हैं, स्मूथ दिखाई देती है, जब देखोगे तो भी आपको स्मूथ दिखेंगी। ये देखिए ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखती है स्मूथ। ये जो होती है देखो रफ रफ सी दिखती है स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल तो अलग ही कैटेगरी है, वो सिर्फ हार्ट में होती है और कहीं नहीं होती है। तो जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ पर होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्या आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप ये सोच सकते हो कि आज मैं अपना बहुत सारा खाना खा लूंगा मॉर्निंग में, उसका डाइजेशन मैं जो है ट्यूसडे को करूंगा? ऐसा सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते। डाइजेशन आपके हाथ में नहीं है। एक्सक्रीशन, डाइजेस्ट होके खाना बाहर जा रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। कितना यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। पानी कम पी लिया आपने, ठीक है, खाना ही नहीं खाया, वो कंट्रोल कर सकते हो। खाना खा लिया उसके बाद डाइजेशन होना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो वो स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती हैं? स्मूथ मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के कवरिंग को बनाती है, वो ऑर्गन्स जिनके ऊपर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे स्टमक को हम बोलेंगे कि उल्टा घूम जाओ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपने पैर को कंट्रोल कर सकते हैं, पैर को आगे कर लिया, पीछे कर लिया। स्टमक को आप बोल सकते हो, किडनी को कह सकते हो आपकी किडनी आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नहीं कर सकते, वो वहीं पड़ी है जहाँ पे है। तो वो कौन सी मसल्स हैं? वो स्मूथ मसल्स है। स्केलेटल मसल कहाँ पर है? जो आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ें उनके अंदर स्केलेटल मसल्स है। वॉलंटरी, अब आप इसमें देख सकते हैं मेन फीचर, एक ही चार्ट पे मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया। वॉलंटरी कंट्रोल में जो रहेंगी वो है स्केलेटल मसल। इनवॉलंटरी हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है स्मूथ मसल। ऑब्वियसली कार्डियक मसल पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। क्या आप अपने हार्ट को कह सकते हैं कि तुम मत धड़कना बंद कर दे? नहीं कह सकते। क्या आप अपने हार्ट को ये कह सकते हैं कि अब तुम धड़को, आज मत धड़को मंडे को, तुम नेक्स्ट मंडे जो है नवंबर का मंडे जो फर्स्ट आएगा उस पर धड़कना? ऐसा नहीं कर सकते आप, वो धड़कता रहेगा। तो स्केलेटल मसल सिर्फ वो मसल्स हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में रहती है। वो कहाँ से अटैच होती हैं? स्केलेटल का नाम ही यही है क्योंकि वो स्केलेटन से अटैच होती है हमारी। कौन उसको अटैच करता है? टेंडन्स उसको अटैच करते हैं। टेंडन्स जो है स्केलेटल मसल को हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, वो हमारी हड्डियों के साथ अटैच करते हैं, राइट। स्मूथ मसल यूजुअली कवरिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहें चाहे हम ना चाहे, खाना डाइजेस्ट होता रहेगा, अंदर जो ऑर्गन्स है वो वहीं पे सिचुएटेड रहेंगे जहाँ पे वो हैं, हम उनको चाहें तो भी हम हिला नहीं सकते। कार्डियक मसल हमारी पूरी जिंदगी काम करती हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? फाइबर्स होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए आप इसमें से। ये क्या करती है? ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल हमारे हार्ट की वॉल को कवर करती है, ठीक है। वहाँ पे कार्डियक मसल होती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसी तरीके से पंप करता है। हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर था जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ा था, उसी में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। हार्ट का पूरा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वो किस लिए 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमने ये भी बात किया था। 4 चेम्बर किस में से कहा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता था, किसके अंदर वॉल्व होते हैं, कौन सी थिक होती है, ये सारी बातें हमने क्लास 9 के उस सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। जिस किसी को भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है वो उस चैप्टर जाके ज़रूर देख ले। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर आती हैं हमारी मसल्स। मसल्स होती हैं हमारे पास 3 तरीके की, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो इस तरीके से आप जो है जब भी आप याद करें, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग यू, मैं आपको जो कोई भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ, लेटर ऑन मैं जितने भी टॉपिक्स आपके साथ लूँगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जो कोई भी टॉपिक, तो उसमें मैं आपको कोशिश करूँगी चार्ट्स में आपको दूँ। ये चार्ट जो होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मत लिखिए आप, लेकिन आप एक चार्ट के फॉर्म में ज़रूर लिखिए। आप उसको अपने मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन बननी चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये दिखाया, चलिए ये थोड़ा आपके लिए ये हो सकता है। जैसे हमने ये देखा आरबीसी का साइकिल देखा, हमने उससे पहले कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट देखा था। चार्ट के फॉर्म में हमने सारे कनेक्टिव टिश्यू को देखा था। दिस इज द चार्ट, ये कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट हमने देखा था। इसमें हमने देखा था प्रॉपर होता है, एक सपोर्टिव होता है, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड वाले में हमें पता है ब्लड आएगा, प्रॉपर के अंदर 2 आएंगे, लूज आएगा और डेंस आएगा। लूज में हमने क्या पढ़ा था? एरियोलर एंड एडिपोज। हमें पता है एरियोलर भी स्किन के नीचे है, एडिपोज भी स्किन के नीचे है। एडिपोज फैट से रिलेटेड है, एडिपोज का मतलब है फैट सेल्स।
एडिपोज क्या होता है, जब हम मोटे हो जाते हैं सारा का सारा फैट वहीं पे जाके स्टोर होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, लिगामेंट्स बोन को बोन से अटैच करते हैं। फिर आता था सपोर्टिव में बोन्स आती थी, कार्टिलेज आती थी। फ्लूइड के अंदर ब्लड आता था। बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है ये आपने देख लिया था। तो आपने पूरे इसको एक ही पेपर पे बना दे। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ ये चार्ट खोल लीजिए आप, और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा अगर आपने लॉजिकली उस चैप्टर को अच्छे से समझा हुआ है। तो जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली साइंस, चाहे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, चाहे आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए उसको चार्ट के फॉर्म में आप खुद अपने हाथों से बना ले एक बार, और उसको सिर्फ अपने नोटबुक के अंदर आप सिर्फ अपने चार्ट्स रखिए, उनको रिवाइज करिए। आपको जब पढ़ना होता है ना, आजकल का जो ज़माना है, इस ईरा में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सर्विसेज के लिए, तो इस ईरा में आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, मटेरियल भर भर के मिला हुआ रहेगा आपके पास। एनसीईआरटी आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, 1000 लोगों ने आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे फ्री। बात नोट्स की नहीं है, बात है सिर्फ समझने की। अदरवाइज आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। समझना आपको लॉजिक क्या है उस चीज़ के पीछे, क्यों आरबीसीज का शेप इस तरीके से, क्यों डब्ल्यूबीसीज का नंबर कम है, आरबीसीज का ज़्यादा है, इस तरीके के जो वाई लॉजिक है वो आपको समझने हैं, बस उतना ही है। वो आपको समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज ये मटेरियल्स तो आपको बहुत जगह मिलेगा भी, तो आप कोशिश करिए वर्ड टू वर्ड ना लिख के चार्ट फॉर्म में लिखिए जब भी आप अपने रिविजन के लिए नोट्स बना रहे हैं तब। अदरवाइज फुल मटेरियल तो एनसीईआरटीज़ का अवेलेबल है। देखिए यही डिफरेंस होता है स्मार्ट प्रिपरेशन में, जिसको बोला जाता है स्मार्ट प्रिपरेशन। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या होती है? स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से आपको स्किप करना है अपनी मेहनत की कमी को स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं कहते। मैं ये कभी नहीं कहती कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो स्मार्ट प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है। वो शॉर्टकट्स है, उससे आप गिर सकते हो, सक्सेस मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब है आपने पढ़ा, आपने एक पूरे चैप्टर को पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को समझा, आपने एक एक लॉजिक को समझा क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बाद अपने उसका एक चार्ट बनाया। जब जब आप रिवाइज करेंगे उसको, और आपको रिपीटेड रिविजन करने हैं, जब जब आप रिवाइज करेंगे उस चार्ट में से रिवाइज कर लीजिए। वो चार्ट आपके हाथों से बना होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं हो बना हुआ हाथों से तो आप लोगों का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे, आपको मेंटर लगते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो जो उस चार्ट को आप रिवाइज करिए बार बार। अगर आपको लगता है कभी आपको उस चार्ट में से कोई चीज़ भूल रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपना पूरा डिटेल पीडीएफ खोलिए, या जो भी आपकी किताब है, रेफरेंस बुक्स है, उनको खोल लीजिए उस टाइम पर। सो दिस इज इट। ओके, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गए थे हम। तो मस्कुलर टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो ये हमारा तीसरे तरीके का टिश्यू जो है हमारी बॉडी में वो कंप्लीट होता है। अब तक हमने 3 टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। एपिथेलियल टिश्यू 1 टाइप, कनेक्टिव टिश्यू 2nd टाइप, मस्कुलर टिश्यू 3rd टाइप। अब हमारा लास्ट टाइप, 4th टाइप ऑफ टिश्यू बच गया, दैट इज नर्वस टिश्यू, जिसमें हमारी नर्व्स आती है। तो इसको भी हम इसी क्लास में खत्म कर रहे हैं, इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। नर्वस टिश्यू, दिस इज द 4th टाइप ऑफ टिश्यू, लास्ट टाइप एंड 4th टाइप ऑफ टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या है? हमारी नर्व्स जो कि हमारे दिमाग से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है उससे के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, ये हमारी नर्वस सिस्टम है। वो एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है। हमारे नर्व्स जो हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल लेके जाते हैं, दे के आते हैं, वो जो टिश्यू है वो एक बहुत स्पेशल तरीके का टिश्यू है। वो मसल से, कनेक्टिव टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से सबसे अलग है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो है, नर्व सेल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व टिश्यू किससे बना हुआ है? नर्व सेल से। अभी तक हमने जितने भी टिश्यूज पढ़े उन सब के अंदर सेल्स थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इरेथ्रोसाइट, और कार्टिलेज जो बनी होती थी बोन और कार्टिलेज में, ओस्टियोसाइट्स थी, और कार्टिलेज की अलग सेल्स थी। सिमिलरली एडिपोज टिश्यू की एडिपोसाइट्स थी। ऐसे अलग अलग सेल्स हैं। नर्वस टिश्यू के केस में क्या है? नर्व सेल्स है। तो नर्व सेल्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल्स कैसी दिखती हैं? ये है नर्व सेल, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। नर्वस टिश्यू जो है हैव नर्व सेल्स दैट जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। जनरेट भी करती है, कंडक्ट भी करती है इम्पल्स को। लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दिमाग हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी, और हमारे पूरे बॉडी के अंदर छोटी छोटी पतली पतली नर्व्स फैली हुई है। क्या क्या फैला हुआ है हमारे बॉडी के अंदर? वेन्स फैली हुई है, आर्टरीज फैली हुई है, और क्या है? नर्व्स फैली हुई है। साथ साथ में नर्व्स की
बड़े बड़े तारों की तरह आप ये समझ लीजिए गई हुई हैं। मतलब आप इनको ये समझ सकते हैं कि अगर आपका घर है, एक घर के अंदर कितनी सारी पाइपलाइंस गई हुई हैं। एक तो मेन पाइपलाइन होगी जो सुएज सिस्टम पूरा लेके जाएगी, फिर क्या होगी, पतली पतली एक तो आपकी चली गई पानी की पाइपलाइंस, फिर एक आपकी गई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स, फिर आपकी एक जगह पे गई एसी की वायर्स, फिर कहीं जगह पे गई आपकी वाईफाई की वायर्स। कितने तरीके की तारें गई हुई हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, एक हमारी बॉडी के अंदर गई हुई है कौन सी, सबसे मेन तारें, पूरा सिस्टम जिससे इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी की तारें मान सकते हो आप, वो नर्वस टिश्यू है हमारा। पानी की तारों को आप मान सकते हो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं। फिर छोटे छोटे अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, छोटी छोटी कुछ सप्लाईज है, उसको आप अपना इंटरनेट का वो सप्लाई मान सकते हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये चीज़ें मैं एनालॉजी क्यों देती हूँ, आप मेरी क्लासेस में आपको एनालॉजीज बहुत ज़्यादा मिलती होंगी, वो क्यों मैं देती हूँ। एनालॉजी अगर आप बना लेते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर लेते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है, बहुत क्विकली आपको समझ में आ जाता है। ओके, तो नर्वस टिश्यू के बारे में क्या बना है, नर्व सेल्स से मिलके बना हुआ है वो। लोकेशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस टिश्यू जो है स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, प्ले एंड मेजर रोल इन इमोशन। ये आप जानते हैं हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हम कितने भी स्टिमुलस को फील करते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपके कान काम कर रहे हैं, आपकी फिंगर्स काम कर रही है, आपका दिमाग काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस वक्त काम कर रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं लेक्चर, कुछ लोग हो सकता है वॉक करते वक्त देख रहे हों ये लेक्चर, कुछ हो सकता है ट्रेडमिल के ऊपर अपना फ़ोन रख के देख रहे हो, इट डिपेंड्स, और हेडफोन लगा के देख रहे हो। तो आपका बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप हो सकता है कोई स्केलेटल मसल्स आपकी कुछ एक्टिविटी कर रही हो सकता है आपकी स्केलेटल मसल्स एकदम शांत पड़ी हों, सिर्फ स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स काम कर रही है और साथ में नर्वस टिश्यू काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। स्मूथ मसल्स को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो हमेशा काम करेंगी, सिर्फ आप अपनी स्केलेटल मसल को रोक सकते हो सकता है आप लीन पड़े हो, एकदम लेटे हुए हो बेड पे अभी भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो बात क्या है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, नर्वस टिश्यू उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए आप इसका, ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। नर्व सेल्स कैसी होती है, ये इसका मेन पार्ट है सेल बॉडी, इसके ये ऐसे ऐसे निकले होते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को कैच करते हैं। एक ये एक्सॉन है, एक्सॉन सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है उसके ऊपर क्या, ये देखिए श्वान सेल्स बनी होती हैं, श्वान सेल्स। जिस जिस चीज़ को मैं सर्कल करती हूँ, जो जो चीज़ का मैं नाम बोलती हूँ अपने लेक्चर में, आप उसको सुन लीजिए ज़रूर से, वो इम्पॉर्टेंट होता है। श्वान सेल्स क्या है, कहीं पे भी आता है श्वान सेल्स, किस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का, क्योंकि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे आप पढ़ रहे हो। श्वान सेल कोई ऐसा नहीं उठाया उन्होंने कि भाई बहुत कोई टिपिकल किसी ऐसे सिस्टम से सेल उठा ली जो आपने कभी नहीं सुनी। अगर आप किसी भी सिस्टम का पार्ट सुनते हैं, जैसे कि इरेथ्रोसाइट बोला जाएगा तो बहुत कॉमन है, आरबीसी को बोला जा रहा है। नर्व सेल के बारे में आप बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, माइलिन शीथ जो उसकी कवरिंग है, माइलिन शीथ, श्वान सेल्स, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन, ये सब किसका पार्ट है, ये नर्व सेल का पार्ट है। 2-4 बार आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये टिपिकल न्यूरॉन है, यहाँ से ये सेल बॉडी में इस तरीके से सिग्नल जाते हैं, यहाँ से पिक होंगे, इधर से यहाँ चले जाएंगे, फिर यहीं से दूसरी नर्व सेल की बॉडी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। नर्व सेल्स जो होती हैं बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है नर्व सेल। नर्वस सिस्टम अब आप देख लो, नर्व सेल तो आपने देख लिया। नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक पूरा डिस्टिंक्शन, मतलब सिस्टम है पूरा का पूरा। बहुत कोशिश करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आई वॉन्ट ऑल योर अटेंशन टू बी हेयर। आप अपनी जितनी भी अटेंशन को क्या बोलेंगे, जितना भी दिमाग आपका अच्छे से काम कर सकता है, उस अच्छे से काम करने वाले दिमाग को यहाँ ले आइए। नर्वस सिस्टम जो होता है स्पेशलाइज फॉर रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन पे काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम जो है 2 तरीके से डिवाइडेड है। एनाटॉमिकली अगर डिवीजन कहते हैं, एनाटॉमी वाइज देखते हैं, जैसे बॉडी आपको दिख रही है उसके वाइज देखते हैं तो आपको 2 तरीके से डिवीजन मिलेगी, CNS एंड PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपको दिख रहा है सेंटर में है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा रीढ़ की हड्डी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफ्रीज में गया है, जिसमें नर्व्स आएंगी, और गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं।
ये हो गया CNS PNS, ये समझ गए एनाटॉमिकल डिवीजन है। अब वर्किंग वाइज कैसे होता है, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड फंक्शनली, काम करने के तरीके से, वर्किंग वाइज जो मैंने कहा था उस तरीके से डिवीजन देखेंगे हम। दो तरीके से हो सकता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक का मतलब है वॉलेंट्री मूवमेंट, ऑटोनॉमिक का मतलब है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे कंट्रोल से बाहर। दो तरीके का है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब वॉलेंट्री वाला, जो स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच है। हमारी स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं देख लो, वो सारा का सारा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में है। कॉन्शियस वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे आपने देखा आप यहीं पे बैठे हुए हैं, सामने मान लीजिए स्नेक आ जाता है, मतलब नॉट पॉसिबल अभी, एकदम से दिख गया आपको, या कोई और चीज़ दिख जाती है, आपको दिखता है एकदम से कोई चीज़ गिर रही है तो आप एकदम से पीछे हो जाते हो, तो आपने क्या किया, या दूर चले जाते हो। आपने देखा कि कोई चीज़, आपका रिस्पॉन्स जो होता है ना चीज़ों के प्रति, वो होता है आपका वॉलंटरी। आपने खुद से इच्छा जाहिर की कि भाई मेरे को सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने जाना है, तो वॉक कर रहे हो, वो वॉलंटरी कंट्रोल है आपका। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शनली, ऑटोनॉमिक जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसका जो कंट्रोल को कर रहा है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सी मसल्स काम कर रही हैं वहाँ पे, देखिए डॉट्स को कनेक्ट करिए साथ साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो ऑर्गन सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे मसल्स कौन सी हैं, स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स में कौन काम कर रहा है, वॉलेंट्री वाला, सोमैटिक। अब ये हमारी फंक्शनल डिवीजन थी, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। अब ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, हो सकता है कोई सवाल इसमें से हो जाए। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है, एएन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, उसके दो डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, जो इन्वॉल्व है कौन से फंक्शंस में, रिक्वायरिंग क्विक रिस्पॉन्स, जिसमें हमें तेजी से रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे स्ट्रेस हो गया हमको एकदम से, इम्पेंडिंग डेंजर, कोई डेंजर हमको दिखाई दिया, फ्लाइट और फाइट वाला जो रिस्पॉन्स है वो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है, वो जो फंक्शन जिसके अंदर इतना क्विक रिस्पॉन्स हमें नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, इस डिटेल चार्ट को हम देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है दोनों। एकदम से आपने कुछ देखा, शेर आया, तो क्या आप सोचोगे, आपकी मर्जी होगी कि मैं बैठा रहूं, ये वो आप झट से आप एक्शन लोगे, झट से, वो आपके कंट्रोल से बाहर एक्शन होगा। आप शेर आया तो आप जल्दी से भाग जाओगे, यही करोगे। फाइट तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही होगा कि जो शेर के साथ फाइट करने के लिए सोचेगा। कम से कम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें से तो कोई नहीं सोचेगा, वो सबका तो एक ही रिस्पॉन्स रहेगा, फ्लाइट, फाइट का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। तो ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं। पाथवे कौन से होंगे, इनके ग्लैंड्स में, ब्लड वेसल्स में जाएंगे, एकदम से आपका हार्मोन सिक्रीट होगा और वो आपको एक्शन लेने के लिए बोलेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देता है, वो फाइट फ्लाइट, ये रिस्पॉन्स जो देता है वो है सिंपैथेटिक। आपकी उसमें वॉलेंट्री वो जो आपका डिज़ायर है वो नहीं चलेगा, वो एक्शन काम नहीं करेगा। एकदम से कुछ गर्म चीज़ लगी आपको, एकदम से पीछे ले लेते हो, फ्लाइट और फाइट वाला रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्लीपिंग, आपको आराम से, आपने खाना खा लिया, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, आराम से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, नींद आ रही है, बिल्डअप हो रही है आपकी बॉडी। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, देखियो बस एक चीज समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। सिंपैथेटिक जो होता है नर्वस सिस्टम, वो आपको क्विक रिस्पॉन्स फ्लाइट फाइट वाला देगा, बस इतना याद रख लो। अब इसके साथ जुड़ी हुई चीज है, फ्लाइट फाइट आपको कुछ करनी है तो आपकी मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, ऑब्वियस ही बात है, मसल बिल्डअप तो होने से रही, उस टाइम पे ब्रेकडाउन ही होगा, एकदम से एक्शन लेना है आपको। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, स्लीप है, तो इसमें मसल बिल्डिंग हार्मोन रिलीज होता है, मसल्स आपकी बन रही है। इसमें क्या होगा, मसल डिस्ट्रॉय होगी और फैट स्टोरिंग हार्मोन्स एंड फैट स्टोरिंग हार्मोन्स रिलीज मसल बिल्डिंग हार्मोन्स, इसमें मसल बिल्डिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब जितनी भी बातें हैं सारी उससे ही रिलेटेड होंगी, समझना आपको सिर्फ ये था। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसमें से जो सिंपैथेटिक पार्ट होता है वो होता है जो आपको क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए बोलता है। एकदम से कोई गर्म चीज़ आ गई, आग, तो आप सोचते नहीं हो कभी भी कि आपको इससे दूर जाना है। क्या आप कभी सोचते हो, एकदम से मान लो आग आ गई आपके सामने,
क्या आप कभी सोचेंगे कि आपको दूर जाना है, पास जाना है? कभी भी नहीं। आपकी बॉडी का ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी की इंस्टिंक्ट बोलते हैं इसको, इंस्टिंक्ट। वो इंस्टिंक्ट अपने आप को बचाएगी अगर आपका मेंटली चैलेंज नहीं हो तो। वो इंस्टिंक्ट आपको हमेशा कहेगी, अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खराब हो गया, डैमेज हो चुका है, ब्रेन इंजरी होगी, कुछ हो गई, तो आप हो सकता है ना करो ऐसा। अदरवाइज एवरी ह्यूमन, एवरी एनिमल हैज़ द इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव। तो अगर आग आ गई सामने से तो रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहला ही होगा, आप उससे दूर जाओगे। तो वो जो काम करता है वो काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन वो सारा कौन सा काम कर रहा है? डाइजेशन का, ग्रोथ हो रही है, सो रहे हैं हम, वो सारे काम करता है। सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसी से रिलेटेड होंगी। हॉर्मोन्स कौन से होंगे? एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। इसमें कौन से होंगे? ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब होगा। सो यू कैन रीड दिस चार्ट। ये दोनों का डिफरेंस था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो नर्वस सिस्टम में पहला आपने न्यूरॉन क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये देखा आपने। फिर हमने बात किया नर्वस सिस्टम अगर हम एनाटॉमिकली जैसा दिखाई देता है, एनाटॉमी हमारी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग सीएनएस और पीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। फंक्शन के हिसाब से वो दो तरीके का है, वॉलंटरी जिसको सोमैटिक कहते हैं, इनवॉलंटरी जिसको ऑटोनॉमस कहते हैं। ऑटोनॉमस अपने आप हो रहा है। ऑटोनॉमस में फर्दर दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो जो कि क्विक एक्शन, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में काम आता है, वो सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक वो है जो कि फ्लाइट फाइट नहीं, जो कि डिलेड, मतलब आराम से जो एक्शंस हो रहे हैं उनमें काम आता है। फ्लाइट फाइट जो है वो क्विक एक्शंस हैं, जो आराम से जो एक्शन हो रहे हैं उनमें काम आता है। दोनों ही हमारे कंट्रोल से बाहर है, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी, राइट। अब ये सारे जो थे चार तरीके के हमने क्या पढ़ लिया, एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो अब ये जो चार्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसमें पूरा का पूरा बता दिया गया है कितने सिस्टम है। 4 सिस्टम है, एपिथेलियल, सॉरी 4 टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या आता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था। इसके अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स आती थी, जितना डिटेल में मैं आपको लेके नहीं गई थी। स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइड, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, इतने तरीके की सेल्स हो सकती हैं। एक बार नाम पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यही सेल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा था? सपोर्ट, बिल्डिंग, पैकिंग और कनेक्ट करता था। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर एडिपोज, सपोर्टिव में कार्टिलेज बोन, डेंस में टेंडन, लिगामेंट, फ्लूइड में ब्लड, लिम्फ। मस्कुलर टिश्यू में 3 तरीके की मसल्स थी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, कार्डियक। वॉलंटरी जो थी उसको हम स्ट्राइटेड कहते थे, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते थे। नॉन स्ट्राइटेड को हम स्मूथ भी कहते थे, और कार्डियक को कार्डियक कहते हैं। नर्वस टिश्यू में हमने क्या बात किया? नर्वस टिश्यू में हमने नर्व सेल की बात की, जिसके अंदर आता था सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रियन। मैंने आपको सिस्टम भी पढ़ा दिया, नर्वस सिस्टम भी बताया साथ में, जिसमें मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट थे, और सीएनएस, पीएनएस, फंक्शनल के हिसाब से हमने उसके बारे में बात किया। इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी, वॉलंटरी को हमने बोला सोमैटिक एंड इनवॉलंटरी को बोला ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक भी 2 तरीके का हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वो सिस्टम है जो कि हमारे को फ्लाइट फाइट के रिस्पॉन्स में काम आता है। तो इस तरीके से वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस चैप्टर, बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 को आज हमने यहाँ पर फिनिश किया है, जिसमें हमने बॉडी के 4 तरीके के टिश्यूज़ के बारे में बात की है। मैंने कोशिश की है कि जितने सवाल आ सकते हैं उनके 95% तरीके के सवालों को हम कवर कर लें इसमें लॉजिकली। कितने तरीके के सवाल होंगे वो आपको मेरी आने वाली टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। जो भी मेरी साइंस एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसी के साथ में मैं आपको साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ, जिसमें कि हम तरह तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे और साइंस को रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आए जो भी कुछ आपने क्लासेस में पढ़ा है उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।